तो ध्यान दो, देखो हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, संसद के 3 सदन जो है, संसद के 3 अंग है, सदन नहीं कहेंगे, संसद के 3 अंग जो है, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। जिसमें से हम लोग राष्ट्रपति के बारे में समझे हैं, राज्यसभा के बारे में भी समझ चुके हैं, तो आज समझेंगे लोकसभा के बारे में, ठीक ना। लोकसभा के बारे में समझते हैं, हर एक इसके बातों को डिटेल में समझेंगे। तो लोकसभा जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा है। लोकसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा की चर्चा है। और लोकसभा को हम लोग बोलते हैं जनता का सदन बोलते हैं, जनता का सदन बोलते हैं। इसे लोकप्रिय सदन बोलते हैं, लोकप्रिय सदन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका नाम है। इसे निम्न सदन भी बोलते हैं, ठीक ना, निम्न सदन बोलते हैं। ये सब लोकसभा का नाम है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है लोकसभा का। जनता का सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा में जो भारत के विभिन्न भाग से चुना करके प्रतिनिधि जाता है, वो ना जनता के द्वारा चुना करके जाता है। भारत के पूरे संपूर्ण भारत को संसदीय लोकसभा क्षेत्र में बांटा जाता है और हर एक लोकसभा के क्षेत्र से एक प्रतिनिधि खड़ा होता है, और खड़ा होता है वो चुना करके जाता है। जो चुनाव में मैक्सिमम वोट लाता है, मतलब ज़्यादा वोट सबसे लाता है अपने प्रतिद्वंदी से, तो वो जीतता है और जीत कर करके जो होता है संसद में जा कर के बैठता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से भारत के विभिन्न भागों से जो होता है लोकसभा के सदस्य चुना करके जाता है, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और दिल्ली में जो संसद भवन है वहाँ पे जा कर के बैठता है, ठीक ना। तो ये इसलिए इसे जनता का सदन कहा जाता है। ये भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करता है, भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे लोकसभा को हम लोग राज्यसभा को देखे थे कि वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन ये भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। लोकसभा भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा का जो हम लोग कार्यकाल देखते हैं, ये 5 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। प्रत्येक 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है, प्रत्येक 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है। और इसमें जो बहुमत प्राप्त दल होता है, जो पार्टी ज़्यादा मतलब सीट जीतता है, तो वो बहुमत प्राप्त दल जो होता है उसका प्रधानमंत्री बनता है, ठीक ना। तो लोकसभा में बहुमत हासिल करने वाले केंद्र में अपना सरकार बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है। लोकसभा राज्यसभा के प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन जो है जनता का सदन लोकसभा है, तो लोकसभा में प्रतिनिधि होना जरूरी है, लोकसभा में बहुमत को हासिल करना जरूरी होता है। तो मतलब कुल जो 543 गो निर्वाचित प्लस 2 गो मनोनीत हुआ करता था, जो कि समाप्त कर दिया गया है। इतना कुल 545 हो गया, इतना सदस्य जो लोकसभा में है। लेकिन मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम है 552 को हो सकता है, 552 को हो सकता है। तो इतना लोकसभा के सदस्यों की संख्या होता है। अगर हम लोग देखें, इतना जो है वर्तमान में 543 गो है, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये कितना कितना कहाँ से, किन राज्यों से कितना आएगा। तो इसका अगर विभाजित करें तो भारत में वर्तमान में 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, 8 गो यूनियन टेरिटरी है, और ये स्टेट है, स्टेट है, स्टेट मतलब राज्य, ठीक ना। तो 28 गो राज्य है और 8 गो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर 500 हम 50 कह रहे हैं, 550 कह रहे हैं, तो 530 गो ना राज्य से आएगा, प्लस ये जो है 20 गो होगा केंद्र शासित प्रदेश से। जब ऐसा होता है तो ये जा कर करके 550 गो हो जाता है, 550 होता है, 530 स्टेट का और 20 गो यूनियन टेरिटरी का, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का। तो यही मिलकर के 550 गो होता है। लेकिन अगर 500 जो है 45 पूर रहा है, तो 543 गो, सॉरी 519 गो जो होता है राज्य से होता है, प्लस जो होता है 24 गो जो होता है केंद्र शासित प्रदेश से होता है। उल्टा लिखा गया, 24 है, 524 गो है और ये है 19 गो। तो इतना जो होता है अभी वर्तमान का जो है ये सिनारियो है, ठीक ना। 524 गो निर्वाचित है और ये राज्यों से निर्वाचित सदस्य है, और ये जो है केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित सदस्य है, ठीक ना। तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 543 गो होता है, प्लस 2 गो मनोनीत करते थे तो वो होता था 545 गो। लेकिन है कितना, इतना निर्वाचित है राज्यों से, और 19 को है केंद्र शासित प्रदेश से,
और दूगो है मनोनीत। इसको समाप्त कर दिया गया है। दूगो 104वां संविधान संशोधन, 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 104वां संविधान संशोधन 2019 ईस्वी को जो है ये जो मनोनीत सदस्य था, मनोनीत सदस्य दूगो, उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक ना। ये मनोनीत सदस्य जो हुआ करता था मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय का हुआ करता था। आंग्ल भारतीय समुदाय, तो ये क्या है आंग्ल भारतीय समुदाय, जिसे लोकसभा में स्थान दिया गया था, आंग्ल भारतीय समुदाय। आंग्ल भारतीय समुदाय के दो सदस्य था। तो जब देश आजाद हुआ था, वर्षों से अपना देश गुलाम था, ठीक ना, तो यहाँ जो अंग्रेज पुरुष होता है भारतीय महिलाओं से शादी करता था, उसके जो बच्चे हुआ करता था, वो जो जनसंख्या था उसी को कहा जाता था आंग्ल भारतीय समुदाय। तो ऐसे लाखों में जनसंख्या था, इतना वर्षों से मतलब रह रहा है, तो लाखों में जनसंख्या था आंग्ल भारतीय समुदाय का भारत में। तो वो यहाँ जो उसका जनसंख्या है उसी का नेतृत्व करने के लिए जो होता है कि लोकसभा में उसको 2 सीट रिजर्व कर दिया कि इन लोगों का समस्या का भी समाधान हो, इन लोगों की समस्या को भी सुने, आवाज उठाए। तो 2 सदस्य को लोकसभा में जो होगा मनोनीत किया जाता था। ठीक ना, राष्ट्रपति के द्वारा 2 लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, 2 सदस्य को, आंग्ल भारतीय समुदाय को। और ये भारतीय संविधान में अपना जो अनुच्छेद है 331, इसमें कहा गया है कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को इसके संविधान में जगह दिया गया है, अनुच्छेद में इसका जगह है। ठीक ना, कि भारतीय संविधान मतलब अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय का जो मनोनयन करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अब ये नहीं किया जाता है, इसको मतलब है समाप्त कर दिया गया इस व्यवस्था को। आगे देखते हुए हम लोग समझते हैं, ये तो मतलब केंद्र में है, लोकसभा में ऐसा है। अगर हम देखें तो राज्य के विधानसभा में 333 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल जो है एक व्यक्ति को राज्यपाल मनोनीत करेगा, राज्यपाल। ये भी व्यवस्था था, राज्यों के विधानसभा में एक व्यक्ति का मनोनयन जो करेगा, आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति का मनोनयन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। लेकिन ये भी व्यवस्था 104वां संविधान संशोधन 2019 को समाप्त कर दिया गया। ठीक ना, तो अब ये व्यवस्था नहीं है। तो हमारे संविधान में वर्तमान में जो हम देखेंगे तो इसको मिटा दोगे तो ये कुल मिलाकर के 543 गो जो है ये निर्वाचित सदस्य है। निर्वाचित सदस्य की संख्या इतना है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इस बात को समझते हैं। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए पहला कंडीशन है कि आप भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक ना, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक ना, भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए भारत के नागरिक होना चाहिए। कम से कम 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। और जो है लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और पागल दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया नहीं हो। और किसी मतदान सूची में नाम भी होना चाहिए, मतदान सूची में नाम हो। तो ये लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता है। इतने बात, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष उम्र हो, लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद कोई भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वो लाभ का पद होता है। ठीक ना, लेकिन जितने भी राजनीतिक पद है जैसे सो कॉल्ड मंत्री है, एमएलए है, एमपी है, ये लाभ के पद नहीं है, ये जनता के सेवक हैं। ठीक है, तो ये जनता के सेवक है। आप ग्रुप डी में भी नौकरी कर रहे हैं, कोनो चायो पिलाने का चपरासी भी है सरकारी विभाग में, तो वो लाभ के पद है, आपका ये तकदीर नहीं है ये। ठीक ना, कि आप ये सब बन जाए, तो उसको पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, ये सब का जो पद है लाभ का पद नहीं है। ठीक ना, आगे पागल दिवालिया नहीं हो। पागल आदमी क्या करेगा, खुद दूसरे को पागल करेगा। ठीक है, तो इसको नहीं होना, पागल नहीं होना चाहिए। पागल है तो रांची जाएगा, यहाँ क्या करेगा, नहीं। और दिवालिया, बैंक से पैसा उठा लिए और मतलब नहीं चुका पाए तो उसको कहते हैं दिवालिया। हाँ, हाथ खड़ा कर दिया कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं चुका पाएंगे। जैसे विजय मल्ल्या कैसे इंग्लैंड भाग गया, ठीक ना, बहुत मनी पैसा 9,000 करोड़ लेकर के भाग गया,
विजय माल्या, किंगफिशर कंपनी उसका था, इंडियन मतलब एयरलाइंस भी चलाता था, हवाई जहाज, और शराब वराब भी बनाता था, ठीक ना। हाँ, शराब का धंधा करता था। तो 9,000 करोड़ का चूना लगा करके इंग्लैंड में जा करके मौज मस्ती कर रहा है, तो उसको भारत सरकार दिवालिया घोषित कर दिया, ठीक ना, पैसा नहीं चुका पाया, ठीक ना। उसका संपत्ति को क्या करेगा, जो भारत में है ना, तो सरकार जब्त कर लेगा, कोशिश करेगा कि उसके संपत्ति से चुकता कर ले, कुछ रिकवर हो जाए, ठीक है। तो दिवालिया उसे कहा जाता है, ठीक ना। तो मतदान सूची में नाम होना चाहिए, जैसे वोटर लिस्ट में नाम नहीं कहते हैं, तो वो वोटर लिस्ट में नाम भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब व्यवस्था है लोकसभा सदस्य बनने के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए ये सब योग्यता होनी चाहिए। फिर आगे हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 81 हम लोग देखें, अनुच्छेद 82 देखते हैं। प्रत्येक लोकसभा के चुनाव के बाद जो होता है सदस्यों का, लोकसभा सीटों का जो होता है पुनर्समायोजन होता है। लेकिन अभी जो भारत में लोकसभा के सीटों की संख्या जो 545 को है, 543 को निर्वाचित है, 2 को मनोनीत जोड़ करके 545 जो होता है, ये जो है 1971 के जनसंख्या पर है। 1971 के जनसंख्या पे भारत में जो होता है लोकसभा के सीटों की संख्या निर्वाचित 543 है। तो 1971 के जनसंख्या के आधार पे ये है। लेकिन इसे 2026 तक इतना ही रखा जाएगा, 2026 तक यही रहेगा, 2026। इसके बाद जो है इसको बदलाव किया जाएगा और बदलाव करके 2001 के जनगणना पे किया जाएगा। तो पहले जो 1971 में जनसंख्या बहुत कम था भारत का, तो उसके अनुसार सीट इतना था, ठीक ना। अब लेकिन 2001 जनगणना की अगर हम बात करें तो जनसंख्या काफी बढ़ चुका है, तो लोकसभा के सीट में भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, लोकसभा सीट क्या होगा, बढ़ जाएगा पहले की तुलना में। तो जनसंख्या का अनुपात में होता है लोकसभा के सीटों की संख्या, ठीक ना। तो ये सीट बढ़ने वाला है और 2001 के जनगणना के अनुसार किया जाएगा। मैक्सिमम उस वक्त उतना था, तो उतना था, तो ये प्रावधान कितना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके था, लेकिन उससे भी ज़्यादा होने वाला है, ठीक ना। तो ये व्यवस्था किया जाएगा, लोकसभा के सीटों का जो होगा बढ़ोतरी होगा जब इसका फिर से जो होगा रीअरेंजमेंट किया जाएगा जनसंख्या के अनुपात में, 2001 के जनसंख्या पे जो करेगा। तो ये हम लोग देखें। तो आगे देखते हैं 83 में जो कहा गया है, अनुच्छेद 83, लोकसभा की अवधि मतलब समय जो होगा, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। प्रत्येक 5 साल में क्या होता है कि लोकसभा विघटन होता है, फिर से नए सिरे से चुनाव होता है, ठीक ना। 5 साल के बाद फिर से नए सिरे से चुनाव होता है, तो लोकसभा 5 साल के लिए गठित होता है, 5 साल के लिए। और वही राज्यसभा को जो बताए थे कि अस्थायी सदन है, राज्यसभा 6 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदन, उसमें सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा अस्थायी सदन है, उसका कभी विघटन नहीं होता है, उसमें सदस्यों का जो कार्यकाल है कितना है, 6 वर्ष का है, 6 वर्ष का है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य होता है जो रिटायरमेंट लेते जाता है, उसके स्थान पे नए सदस्य आते जाता है, तो वहां पे सदस्यों का कार्यकाल है, ठीक ना। लेकिन लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल 5 साल का, लोकसभा ही विघटित होता है, पूरे के पूरे जो निर्वाचित सदस्य जितना चुना करके गया था संसद में, फिर से उसका मतलब चुनाव होगा, ठीक ना। तो ये होता है, तो इसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है 5 साल। 84 अनुच्छेद को हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 84 कहता है, ठीक ना, अनुच्छेद 84 देखो अगला जो अनुच्छेद हम लोग देखते हैं 85 में क्या बताया गया है कि लोक सत्र का आहूत करना। भारतीय संविधान में 3 गो सत्र है, बजट सत्र है, मानसून सत्र है और शीतकालीन सत्र है। ये 3 सत्र है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो है वो मतलब फरवरी से लेकर के मई तक चलता है। अभी जो चल रहा है हम लोग का मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र जुलाई अगस्त में मानसून सत्र होता है, और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में जो सत्र चलता है वो क्या है, शीतकालीन सत्र। तो 3 सत्र है, 3 सत्र। तो कहता है सत्र को आहूत करना
कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को जो होता है बैठक को जो बुलाना होता है, सत्र को किसी विशेष सत्र में, चाहे मानसून सत्र में, बजट सत्र में, चाहे शीतकालीन सत्र में, सदस्यों को बुलाना ही कहता है सत्र को आहूत करना। आहूत मतलब संवैधानिक में यहाँ पे ये प्रयोग किया जाता है। आसान भाषा में कहो तो सत्र को यानी बैठक बुलाना, ठीक ना। कोई भी मतलब जो है सत्र में अगर चल रहा है तो उसमें सदस्यों का, जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का बैठक बुलाना ही कहा जाता है सत्र का आहूत करना, ठीक है। तो ये हो गया बैठक। किसी विशेष चर्चे के लिए, जैसे कोई विधेयक पे चर्चा हो रहा है, कोई कानून बना रहे हैं, उस पर चर्चा के लिए जो होता है दोनों का बैठक बुलाया जाता है, तो वही कहते हैं सत्र का आहूत करना। लेकिन जब, तो ये बुलाएगा कौन? सत्र को आहूत करता है राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति सत्र को आहूत करेगा, बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन इसका अध्यक्षता जो करेगा कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। सत्र को आहूत करेगा राष्ट्रपति और उसका अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। जब किसी विशेष कार्यों के लिए सत्र को बुलाया गया, वो कार्य पूरा हो गया, तो पूरा होने के बाद मतलब उसको फिर समाप्त करेगा ना, चलता तो नहीं रहेगा। कोई भी सत्र में जो मतलब बहस चल रहा है, विधेयक पे बातचीत चल रहा है, वो जब समाप्त होता है मतलब तो उस मतलब अब बैठक को समाप्त करना है, तो उसको कहते हैं सत्रावसान। सत्रावसान। तो इसमें जो क्या कहता है, सत्र को समाप्त कर दिया जाता है। सत्र को समाप्त, सत्र को समाप्त करना ही कहलाता है सत्रावसान। और सत्रावसान जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये सब अनुच्छेद 85 में बताया गया है। फिर देखते हैं विघटन। विघटन क्या होता है कि संसद में जब बहस चल रहा होता है किसी विधेयक पे या कोई आम मुद्दे पे, तो क्या होता है, जब ज़्यादा हंगामा होने लगता है तो ज़्यादा शोरगुल होने लगता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहा होता है, तो थोड़े से समय के लिए, जब घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए या 4 घंटा के लिए या पूरे दिन के लिए रोक देता है, तो उसे कहते हैं मतलब स्थगित करना कहते हैं, विघटन नहीं है, ये होता है स्थगित करना। स्थगित करना जब थोड़े से समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, महीना के लिए नहीं, एक ही दिन के लिए जो स्थगित करते हैं, बैठक को समाप्त कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्थगित करना, ठीक ना। लेकिन अगर हम मतलब विघटन करना, लोकसभा का जो विघटन होता है लोकसभा का, तो ये ज़्यादा लंबे समय के लिए क्या होता है, रोक देता है कार्रवाई को, तो उसे कहते हैं कि क्या, लोकसभा का विघटन हो गया। तो ये सब कुछ मतलब शब्द है जो कि 85 में बताया गया है, ठीक ना। ठीक है, आगे देखते हैं 86 अनुच्छेद देखते हैं। रोको शत्रुघ्न। अनुच्छेद 86 में हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है कि कोई भी सत्र में, जैसे संसद के मतलब 3 गो सत्र की बात किया गया है, बजटकालीन सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है और मानसून सत्र होता है, ये 3 गो होता है। तो ये सत्र में राष्ट्रपति जब लोकसभा के सदस्यों को संबोधित करता है, कुछ मतलब संदेश देता है, तो ये जो होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण कहलाता है, ठीक ना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कहलाता है। और ये राष्ट्रपति का जो होता है खुद का ये विचार नहीं होता है, ये मंत्री परिषद के द्वारा लिख कर करके दिया जाता है कि क्या मतलब एड्रेस करना है। मंत्री परिषद, मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। 60 से 70 मंत्री होता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है व्यक्तिगत नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है मंत्री परिषद के द्वारा लिखा गया अभिभाषण होता है, जो कि किसी भी मतलब सत्र में जो होता है सदस्यों को संबोधित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। या नवनिर्वाचित लोकसभा जब गठित होता है, नवनिर्वाचित, जैसे 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो यहाँ जो नया सदस्य मतलब शपथ लिया, लोकसभा का शपथ लिया, तो ये सदस्यों को राष्ट्रपति आकर के जो संबोधित करेगा, तो वो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, जो कि मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति का अभिभाषण कहलाता है, ठीक ना। अभिभाषण जो कि 86 में बताया गया है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में, ठीक ना। देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 88 कहता है महान्यायवादी का अधिकार। ये महान्यायवादी का है। जो 76 अनुच्छेद हम लोग पढ़े हैं महान्यायवादी के पद के बारे में, कि भारत का जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होगा वो महान्यायवादी होगा, ठीक ना। भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महान्यायवादी होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो अध्यक्ष
अध्यक्ष के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान जो होता है योग्यता रखता है महान्यायवादी। और तो इसका जो कार्य क्षेत्र क्या है, महान्यायवादी किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में जाकर करके भाग ले सकता है, बैठ सकता है, ठीक ना। चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों सदन में से किसी भी सदन में जाकर के वो बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता है, ठीक ना। जब विधेयक में मतदान की बात हो तो मतदान नहीं कर सकता है महान्यायवादी के द्वारा, लेकिन जो होता है किसी भी सदन में जाकर करके बैठ करके कार्यवाही में भाग ले सकता है। अनुच्छेद 88 यही कहता है महान्यायवादी का अधिकार। महान्यायवादी का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में बताया गया है, में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, उपसभापति के बारे में बताया गया है। सभापति और उपसभापति के बारे में अनुच्छेद 89 में बताया गया है। देखो, जिस प्रकार लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यसभा में राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का उपाध्यक्ष। राज्यसभा का जो मतलब सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति जो होता है ये तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है, ठीक ना। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति करने के लिए ही उसे जो वेतन भत्ता मिलता है और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापतित्व करने के कारण ही मिलता है, ठीक ना। लेकिन राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, उपसभापति, इसे ये राज्यसभा का ही सदस्य होना चाहिए। ये राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ये बताया गया है। राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो कभी पूछा जाता है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं, तो नहीं होता है, ठीक ना। राज्यसभा का ये सदस्य नहीं होता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, ये कंडीशन उसमें होता है। राज्यसभा का जब मान लिए कि सभापति नहीं रहता है तो बैठक की जो अध्यक्षता करता है ये करता है उपसभापति करता है। लेकिन जब ये उपसभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उसको हम उपराष्ट्रपति नहीं कहेंगे, वो उपराष्ट्रपति वाला वो पदवी नहीं धारण कर सकता है, ठीक ना। जैसे राष्ट्रपति जब नहीं रहता है तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है राष्ट्रपति के तौर पे, तो उसे सारा वेतन भत्ता पेंशन जो होता है सभी जो मतलब सरकारी छूट मिलता है, व्यवस्थाएं मिलता है, राष्ट्रपति वाला मिलता है, राष्ट्रपति के बराबर वो होता है। लेकिन जब ये जो होता है सभापति उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है तो ये उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएगा, ठीक ना, उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएगा, ये फर्क होता है। तो ये राज्यसभा का सभापति और उपसभापति ये दोनों के बारे में 89वें अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक है।